न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के विभिन्न टीमों के बीच शुरू हो रही 5 टी20 मैच की सीरीज, जिसका पहला टी20 मैच बे ओवल माउंट मॉन्गनोई के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर बाउंड्रीज तो छोटी होती ही हैं, साथ ही साथ खुला ग्राउंड होता है, तो हवा भी क्रॉस काफी अच्छी चलती है, तो हवा में नमी भी नहीं होती और पिच जो होती है वो काफी हद तक फ्लैट होती है। लेकिन विमेंस क्रिकेट में जैसा हमने हमेशा देखा है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स डोमिनेट करती हैं, वो चीज आपको इस मैदान पर भी देखने को मिलेगा। जहां पर 15 मार्च 2026 को जब ये दोनों टीमें भारत के समय के हिसाब से 7:15 पर सुबह खेलने उतरेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से घड़ी में बजे होंगे दोपहर के 2:45। तो वहां पर जब इसके पहले 4 और मुकाबले जो खेले गए हैं उसके रिजल्ट्स को अगर आप जाकर के देखें पिछले करीब 2 सालों में 2025 और 2026 के दौरान, यानी कि 2025 में तो 3 टी20 मैचेस यहां पर हुए थे विमेंस के, जबकि अगर हम बात करें 2026 में तभी तक केवल एक ही मैच यहां पर विमेंस फॉर्मेट में खेला गया है टी20 फॉर्मेट में, जहां पर लोकल टाइम के हिसाब से यहां पर मैच की स्टार्टिंग टाइम्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जो कि निश्चित तौर पर लगभग वही टाइम आपको दिखाई पड़ेगी जो कि 2:45 पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से आज का भी मैच स्टार्ट होगा। तो काफी अच्छा एग्जांपल आपके सामने है ये देखने के लिए कि कैसी कंडीशंस वहां पर बनती है। और इन चारों मैचेस में जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो टीम है 138 का स्कोर खड़ा करने वाली, जिसने पहले इनिंग में बैटिंग करी लेकिन ऑल आउट तो हो गई, लेकिन उसके जवाब में सामने वाली ओटागो की टीम भी केवल 114 रन ही बना करके ऑल आउट हो गई। जबकि सेकंड लास्ट मैच में भी देखेंगे तो 154 के जवाब में केवल 93 रन का स्कोर बना, वो भी पूरे 20 ओवर के दौरान। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के बीच यह मैच हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने 204 रन बना दिए थे 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम केवल 122 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और यहां पर भी देखेंगे तो 127 का स्कोर निश्चित तौर पर चेंज हो गया। लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो ये कि पिछले 4 मैचेस में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और इवन आखिरी 10 मैचों का भी रिजल्ट अगर आप देखें तो 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और इन चारों मैचेस में जो आप देख पा रहे होंगे उसमें स्पिन को 19 और पेस को 31 विकेटें मिली हैं, और इन 31 में से भी 17 विकेटें पहली इनिंग में, 14 विकेटें सेकंड इनिंग में, जबकि स्पिन को 19 में से 7 विकेटें पहली इनिंग में, 12 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली है। तो ये भी जो डेटा स्पिन और पेस का वो काफी हद तक इस पिच की या इस मैदान की यूनिकनेस को भी बताता है कि विमेंस क्रिकेट में खास करके जबकि स्पिनर्स ज्यादातर डोमिनेट करती हैं, वहां पर अगर स्पिन की विकेटें पेस से इतनी ज्यादा कम हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बात क्लियरली कह सकते हैं कि विकेट बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छी होगी। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा। तो जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, जो मैच की स्टार्टिंग टाइम है, निश्चित तौर पर उसको ध्यान रखते हुए पहले बैटिंग करने का प्रयास करेगी। लेकिन उसमें भी एक बड़ा फैक्टर होगा वेदर का भी, जो कि हमको पता चल पाएगा टॉस के बाद। तो टॉस के बाद कैसा वेदर है और उसके बेसिस पर निश्चित तौर पर टीम अपना फैसला करेंगी पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग करने का। तो क्या फैसला टीमों ने किया और उसके बेसिस पर क्या हमारी फाइनल टीम बन रही है पिच को देखते हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन पिच रिपोर्ट वो सब कुछ आपको मैं टॉस के बाद का जो रियल पिच रिपोर्ट आएगा आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जाकर के इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। तो जाइए क्लिक करके फाइनल टीम और बाकी सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली उतर सकता है आज के इस मैच में, जहां पर मेरे हिसाब से इजी गेस के साथ यहाँ पर सूजी बेट्स आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद अमेलिया केयर है, सोफी डिमाइन है, ब्रूक हैलिडे है, मैडी ग्रीन है, यानी कि जो न्यूजीलैंड की टीम अपने पुराने स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में बेसिकली उतरेगी पूरी प्लेइंग 11 लेकर के। बड़ी बड़ी प्लेयर जिसमें पॉली इंग्लिश भी है, जेस केयर भी है, निंसी पटेल ऑफ स्पिनर भी है, रोजमेरी मायर और ब्री एलिंग जैसी ब्री एलिंग खास करके जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, शुरुआती ओवर्स में फायदा उठा सकती है, थोड़ी बहुत जो स्विंग मिलती है उसका। इस तरीके की लाइनअप में आपको खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। जबकि बेंच की बात करें तो 2 प्लेयर और है, इजी ज़ार्प और जॉर्जिया प्लिमर, दोनों के दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं। अब देखना पड़ेगा अगर इनमें से किसी को खिलाती हैं तो कहां पर बैटिंग ये लोग करेंगी, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि उनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत हो, जो कि पूरी न्यूजीलैंड की टीम है, इनका जो स्क्वाड है ना, भर भर के बड़ी बड़ी प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो अमेलिया केयर हो, चाहे सूजी बेट्स हो, चाहे सोफी डिवाइन हो, इवन ब्रूक हैलिडे और मैडी ग्रीन ही क्यों ना हो। और बॉलिंग में भी जेस केयर, रोजमेरी मायर, बाकी निश्चित तौर पर नेंसी पटेल और ब्री एलिंग थोड़ा सा लेसर फेमस नेम है, लेकिन बाकी जो फेमस नेम्स हैं चाहे वो हो चाहे यहाँ पर छोटी प्लेयर ही क्यों ना हो, जो कि अभी ज्यादा अनुभव नहीं रखती हैं इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में, उनका करियर स्टेट आप जरूर देख लीजिए हर एक प्लेयर का। जैसे नेंसी पटेल को ही देख लीजिए, 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 5 विकेटें चटकाई हैं, जबकि ब्री एलिंग ने 4 मैच में भी 4 विकेटें चटकाई हैं। उसी तरह से पॉली इंग्लिश के 3 मैच में केवल 7 रन हैं, और वहीं पर इजी गेस के 24 में 406 रन है, जो कि अभी जिम्बाब्वे की विमेंस टीम के खिलाफ काफी तगड़ा खेल करके यहाँ पर पहुंची हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जो न्यूजीलैंड की टीम है इनके प्लेयर्स का जो रिसेंट फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, उसमें से जो लास्ट के कुछ नंबर्स हैं वो अभी जिम्बाब्वे की टीम आई थी उनके खिलाफ इन लोगों ने ये स्कोर किए हैं, जबकि बड़े बड़े अंतर से उनको हराया। जिम्बाब्वे की विमेंस टीम जो कि निश्चित तौर पर बहुत कमजोर है, इनके मुकाबले उनको इन्होंने जम करके पीटा। और उसमें जो रिसेंट फॉर्म देखने को मिला उसको अगर आप देखें तो अमेलिया केयर ना आखिरी बार जब खेलने उतरी थी तो वनडे मैचेस खेलने उतरी थी, वो भी जिम्बाब्वे की ही टीम के खिलाफ। और यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लीजिए, 80 रन 5 विकेट, 45 रन 7 विकेट, 15 रन 4 विकेट, 82 रन 1 विकेट। और वैसे भी अगर हम बात करें तो फॉर्म तो निश्चित तौर पर एक खराब टीम के यानी
कह सकते हैं कि जो कि इनके मुकाबले खास करके काफी कमजोर टीम थे उसके खिलाफ इन्होंने दिखाया तगड़ा। लेकिन वैसे भी ये काफी राइट हैंडेड बैटर और लेग स्पिन बॉलर के तौर पर जबरदस्त ऑप्शन होती है, जो कि सीधे आपकी टीम की ना सिर्फ प्लेयर के तौर पर आती हैं बल्कि कप्तान है वो कप्तान भी बनते हैं। बाकी सूजी बेट्स और इजी गेज में से बात कर लें तो इजी गेज ने भी उसी सीरीज में काफी रन बनाए, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सामने टीम है साउथ अफ्रीका की, उनकी बॉलिंग अटैक के सामने इनके ऊपर मेरा उतना भरोसा रहेगा नहीं। लेकिन सूजी बेट्स निश्चित तौर पर अगर आप इनका फॉर्म देखें तो वो उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ता, जबकि सोफी डिवाइन जो कि निश्चित तौर पर नाम ही देख करके एक ऐसी प्लेयर का याद आपको आ जाएगा जिनको आप ना सिर्फ टीम में रखेंगे बल्कि कप्तान है वो कप्तान भी बना देंगे। राइट हैंडेड और बैटर और राइट आर्म मीडियम पेसर के तौर पर जबरदस्त ऑप्शन है। और उसके बाद आते हैं ब्रूक हॉलिडे और मैडी ग्रीन। अब ये निश्चित तौर पर काफी हद तक एक एविडेंट सी बात है कि अगर आप इजी गेज या सूजी बेट्स में से किसी एक को ले रहे हैं, प्लस अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन भी आपकी टीम में है, तब तो ब्रूक हॉलिडे या मैडी ग्रीन के बारे में आपको कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर के आप दोनों बैटर्स को नहीं पिक कर रहे, तब जाकर के ब्रूक हॉलिडे या मैडी ग्रीन में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा और उसी तरह से ओपनर्स में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा। किसको, वो निश्चित तौर पर वीडियो के आगे बढ़ते बढ़ते चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी ब्रूक हॉलिडे और मैडी ग्रीन का भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जबरदस्त है, काफी कमाल के रन इन्होंने बना रखे हैं रिसेंट टाइम में, दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। और उसके बाद आती है पॉली इंग्लिश, बैटिंग में काफी नीचे उतरती है, इनका वो रोल मेरे हिसाब से बेहतर बन नहीं पाएगा कि फैंटेसी की टीम आप इनको पिक करें। लेकिन एज ए बॉलर जेस केयर की बात करें तो ये निश्चित तौर पर एक सेफर ऑप्शन रहेंगी, जो बॉलिंग से तो काफी बढ़िया फॉर्म में है ही, बैटिंग भी अच्छा खासा कर देती हैं। और उसके बाद आती हैं ऑफ स्पिनर नैन्सी पटेल, इनकी क्या यूजिबिलिटी होगी, हालांकि आखिर 3 मैच में 2 ही विकेटें उसके पहले ठीक ठाक फॉर्म में रही थी। और बाकी रोजमेरी मार को भी मैं काफी हाईली रेट करूंगा, खास करके ऐसे मैदानों पर जहां पर स्पिनर्स का उतना कुछ खास गेम बनता नहीं। तो इस पूरी टीम को, जिसमें ब्री एलिंग का भी रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, जॉर्ज प्लिमर और इजी सार्प का भी आप रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, पूरा अगर आप रिसेंट फॉर्म हर एक प्लेयर का देख लेंगे तो काफी हद तक आपको 4 तो बेस्ट ऑप्शन वैसे ही मिल जाएंगे जो कि सीधे टीम में आपकी जाएंगी। बाकी सूजी बेट्स या इजी गेस में से कोई एक, या ब्रूक हॉलिडे या मैडी ग्रीन में से कोई एक आप अपनी प्लेयर लेके जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो दो ऑप्शंस में से किसी एक को आपको लेकर के जाना है ना, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दोनों, यानी कि यहां से भी एक ले लीजिए यहां से भी एक ले लीजिए। काम आपको वही करना है कि या तो यहां से एक ले लीजिए या तो यहां से एक ले लीजिए, यानी कि 5 तो सेफर ऑप्शन आपके पास हैं। अब उसमें पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ब्री एलिंग को, सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो नैन्सी पटेल को भी आप छठे ऑप्शन के तौर पर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो वो तो निश्चित तौर पर हमको टॉस के बाद ही पता चल पाएगा कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है, लेकिन उसके बेसिस पर कौन सी ऑप्शन आपको लेके जाना है वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स देखिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंसेज इन प्लेयर्स की होती है, तो उसमें सूजी बेट्स बहुत आगे निकल जाती हैं। 15 मैचेस में 531 रनों के साथ 48 का धमाकेदार एवरेज, हालांकि उसमें भी पहली इनिंग में मेजॉरिटी रन इन्होंने बनाए हैं 72 के एवरेज से, सेकंड इनिंग में 28 के एवरेज है। लेकिन वो निश्चित तौर पर उतना मैटर करता नहीं कि सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज भी उतना है कि आप इनको टीम में लेके जाए। बाकी इजी गेस कुछ खास नहीं कर पाए, अमेलिया केयर के नंबर्स देख लीजिए, सोफी डिवाइन के नंबर्स देख लीजिए, एक्चुअली आपको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आपको आंख मूंद करके इन दोनों को टीम में रखना है। बाकी ब्रूक हॉलिडे और मैडी ग्रीन की जब बात आती है तो ये दोनों कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ। बाकी जेस केयर के 4 मैच में 4 विकेट है, रोजमेरी मार के 4 मैच में 6 विकेट हैं। तो काफी हद तक हमारा वो आंसर मिल गया है कि प्लेयर कौन से हमारी टीम में होंगे, जिसमें जेस केयर और रोजमेरी मार तो सीधे टीम में आती ही हैं, और उसके बाद सोफी डिवाइन और अमेलिया केयर भी सीधे आती हैं। 5वीं बेस्ट ऑप्शन आपके पास सूजी बेट्स का ही है, जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खासा खेलने का एक्सपीरियंस रखती हैं। अब छठा प्लेयर भी आपको पिक करना है तो वो तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ब्री एलिंग को, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप रोजमेरी मार यहाँ पर नैन्सी पटेल को ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड को फेवरेट मान रहे हैं आज के इस मैच में, तब हालांकि आज के इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट होगी वो भी आगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये आपको मैं कम से कम बता दे रहा हूं कि अगर छठा प्लेयर आपको न्यूजीलैंड की तरफ से लेना है तो निश्चित तौर पर वो हो सकते हैं या तो नैन्सी पटेल या तो ब्री एलिंग, ना तो कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली है ना तो इस मैदान पर कोई T20 मैच खेली है। लेकिन इनिंग के प्रेफरेंस के हिसाब से वो चीजें आपको क्लियर करती है। बाकी इस मैदान पर भी सूजी बेट्स ने ठीक ठाक खेला है, अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, और इवन बाकी प्लेयर्स के नंबर्स देखेंगे तो उतने बेहतर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और एक वीकनेसेस की जब बात आती है इनकी बैटर्स की, प्लेयर बैटल की तरफ अगर आप चलें और उसमें देखें तो सूजी बेट्स की बात करें तो नडाइन डी क्लर्क के 23 गेंद पर 28 रन बनाकर के एक बार, और बाकी मसा बता क्लास की 27 गेंद पर 37 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुकी हैं। ओवरऑल लेग स्पिन इनकी कमजोरी रही है, जिस पर 14 बार विकेट दे चुकी हैं T20 फॉर्मेट में, हालांकि फिर भी 20 के ऊपर का ठीक ठाक सा बैटिंग एवरेज है। और उसके बाद इजी गेस की बात कर लें तो क्लोई ट्रेवन जो कि खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, उन्होंने इनको पहले ही गेंद पर आउट कर रखा है, और ओवरऑल इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर दिक्कतें रही भी हैं। 54 रन बनाकर के 5 बार आउट हुई हैं, यानी कि 11 के आसपास का बैटिंग एवरेज। बाकी अमेलिया केयर की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर बुरी तरह फंसती है आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके बाकी नंबर जो है वो
बाकी बॉलर्स के खिलाफ तो जबरदस्त है। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर देखेंगे तो 295 रन बना करके 10 बार आउट हुई हैं। ये इनके सबसे खराब आंकड़े हैं टी20 फॉर्मेट में किसी टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ, और उसके बावजूद 29 के ऊपर का बैटिंग एवरेज है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग स्टिंग के खिलाफ काफी यूजफुल हो सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअली तो आप देख ही पा रहे होंगे कि क्लोई ट्रेयन भी आपको बार बार दिखाई पड़ रही है, नडाइन डी क्लर्क भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि निश्चित तौर पर बेहतर रहेंगी आज के इस मैच के, जिसमें मसा बतकलास हो गई और साथ ही साथ लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो गई, ये तो सीधे टीम में आ जाती हैं। लेकिन बाकी चाहे वो नडाइन डी क्लर्क हो गई जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी ही रहेंगी। तो ये सारे जो नंबर्स हैं प्लेयर बैटल के आंकड़ों के और वीकनेसेस के, वो काफी हद तक आपको क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके की बॉलिंग वो आपकी टीम में होनी चाहिए साउथ अफ्रीका की तरफ से। जब बात आती है न्यूजीलैंड के खिलाफ पिक करने की, और वो बॉलिंग अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर मलाबा है ही साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, जो कि सीधे टीम में आती है, वैसे भी सामने की टीम की वीकनेस हो या ना हो। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर एक और कोई ऑप्शन तो क्लोई ट्रेयन, जो कि बैटिंग भी आपको करके दे देंगी। और बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नडाइन डी क्लर्क है, बाकी कराबो मिसो तो विकेट कीपर बैटर है, अया बोंगा खाका और मसा बतकलास दोनों में से किसी एक को या दोनों को अगर आपको लेकर जाना है तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए वो भी आगे बताऊंगा। और बाकी ये पूरा बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें, जिसमें सून लूज की भी वापसी हो रही है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज अभी इन लोगों ने लास्ट में खेला था उसको इन्होंने जीता 3 टी20 मैच की सीरीज में 2-0 से, लेकिन वहां पर सून लूज नहीं थी। तो ये कैसी ऑप्शन होंगी। और साथ ही साथ डैन वान निकाक ने भी रिसेंट टाइम में वापसी की है साउथ अफ्रीकन टीम ने, तो इन्होंने कैसी परफॉर्मेंसेस दी है सब कुछ आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप उतर सकता है आज के इस मैच में, जिसमें बेंच पर अगर आप देखें तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएंगी। और करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म के आंकड़े देखें तो वो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लॉरा वुल्फार्ट जो कि निश्चित तौर पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को लेकर के इनका इश्यू रहेगा। लास्ट के जो 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में तो चली है लेकिन 3 मैचेस में नहीं चली हैं, फिर भी लगभग हर मैच में इन्होंने एक मैच को छोड़ दें तो बढ़िया स्टार्ट लिया है। तो एक अच्छी तरीके की ठीक ठाक से इन फॉर्म ऑप्शन आपके लिए हैं। और वैसे भी साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक ये मानी भी जाती हैं। और बाकी आती है दूसरी तजमीन ब्रिट्स। पूरी विमेंस क्रिकेट के अंदर सबसे कोई ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर होता है तो वो तजमीन ब्रिट्स ही है, जिनको अगर आप लेकर के जाएंगे तो वन साइडेड जीत भी सकते हैं, ना ही लेकर के जाएंगे तो वन साइडेड हार भी सकते हैं। तो कुछ उस तरीके की ये प्लेयर होती है जिनको आप ट्रम्प कैटेगरी में रख सकते हैं निश्चित तौर पर। इसके बाद आती है सून लूज, जो कि राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन भी कर देती हैं, लेग स्पिन भी कर देती हैं। और एज ए बॉलर अगर आप देखें तो रिसेंटली काफी बेहतर फॉर्म में रही हैं। और इवन एज ए बैटर भी देखा तो ये जहां पर तो खाता नहीं खुला, लेकिन उसके अलावा काफी ठीक ठाक रन इन्होंने बना रखे, तो एज ए यूटिलिटी प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। बाकी डैन वान निकर की बात कर लें तो इन्होंने रिसेंटली कुछ खास कमाल किया नहीं है। बाकी एनरिक डक्सन की बात कर लें तो एज ए बैटर तो बढ़िया फॉर्म में है ही, रिसेंट टाइम में इन्होंने बॉलिंग पे रेगुलर बेसिस पर की है, और वो भी टी20 फॉर्मेट में। अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ एक सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें तो ये निश्चित तौर पर मुझे काफी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनको भी मैं ट्रम्प ऑप्शन में ही इंक्लूड करूंगा, जिसमें क्लोई ट्रेयन एक ऐसे ऑप्शन बन जाती है जो कि सेफर रहेंगे, जो कि निश्चित तौर पर बैटिंग से इनकी बारी आएगी कि नहीं आएगी उसका तो कोई क्लैरिटी है नहीं, लेकिन बॉलिंग निश्चित तौर पर जरूर आपको 3 से 4 ओवर करके देंगी। इसके बाद नडाइन डी क्लर्क को लेकर के तो आपको मैं सीधे वही कहूंगा कि आंख मूदी और इनको टीम में पिक कर लीजिए, जो कि ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी जबरदस्त फॉर्म है, और साथ ही साथ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। और उसके बाद आती है बाकी जो बॉलर, जिसमें कराबो मिसो तो विकेट कीपर खिलाड़ी हैं, इनको हम पिक करेंगे नहीं। लेकिन मलाबा के बारे में आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये स्ट्रेट अवे हमारी टीम में आते हैं। लेकिन बाकी जो इनकी पेसर्स हैं अया बोंगा खाका और मसा बतकलास, इन दोनों में से अगर हम बात करें तो अया बोंगा खाका ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ी है। हालांकि विकेटें तो मसा बतकलास ने भी ठीक ठाक निकाल रखी है, लेकिन ज्यादा कोई कंसिस्टेंट है तो वो अया बोंगा खाका है, जो कि निश्चित तौर पर एक तीसरी ऐसी प्लेयर इस टीम की तरफ से निकल करके आती हैं जो ट्रम्प रहेंगी। क्योंकि ये ट्रम्प प्लेयर के तौर पर इसी वजह से आपको यहाँ पर मैं इनको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों की तीनों ना बहुत ही रिस्की होती हैं। अगर आप इनको लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर किसी एक ऐसे प्लेयर को आपको हटाना पड़ेगा जो कि शायद आपको इजीली मैच जिता दे अपनी टीम में जाने लेकर के जाने के बाद। तो निश्चित तौर पर इन तीनों को पिक करना वो काफी रिस्की ऑप्शन होगा। लेकिन बाकी ये जो 5 प्लेयर है इनको लेकर के कोई दिक्कत है नहीं। तो वही 5 जो सेफेस्ट ऑप्शन थे न्यूजीलैंड की तरफ से, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका को फेवर कर रहे हैं तो तजमीन ब्रिट्स, एनरिक डक्सन या अया बोंगा खाका में से किसी एक को लेके जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है यहाँ पर, यानी कि पहली इनिंग की बैटिंग अगर है, तब वहां पर आप निश्चित तौर पर पहली इनिंग की अगर बैटिंग है तो आप एनरिक डक्सन को लेकर के जा सकते हैं। सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो तजमीन ब्रिट्स को लेकर के जा सकते हैं। अया बोंगा खाका को आप तभी पिक करिएगा जब अगर आप मान रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम फेवरेट है और पहली इनिंग की बॉलिंग अगर इनकी होती है तो उन कंडीशंस में आप इनको पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेयर्स आपको रोटेट करने होंगे इनिंग के बेसिस पर और उनकी कंडीशन के बेसिस पर। बाकी टीमें तो दोनों ही दिखने में काफी स्ट्रांग है। बाकी न्यूजीलैंड के पास एक एडवांटेज है कि उनका अपना होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस हैं, तो निश्चित तौर पर वो थोड़े से फेवरेट आगे निकल जाती हैं प्लेयर के तौर पर और टीम के तौर पर भी। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स पे अगर आप देखने जाएं तो टॉप की जो 4 खिलाड़ी हैं उसमें से लॉरा वुल्फार्ट के नंबर्स तो फिर भी ठीक ठाक है, 24 का बैटिंग एवरेज है। उसके बाद आती है यहाँ पर डैन वान निकर्क
जो कि रिसेंटली उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, ये काफी अच्छा खेलती रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाकी सून लूस और तजमीन बिट्स ने कुछ खास कमाल किया है नहीं। हालांकि सून लूस क्या है ऑलराउंडर, निश्चित तौर पर यूटिलिटी इतनी बेहतर हो जाती है कि आप इनको टीम में लेकर के जाएंगे ही। बाकी क्लोई ट्रेवन की बात करें, नडाइन डी क्लर्क की बात करें, तो इनको हमने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। नंबर्स तो आपके सामने हैं जो कि थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन टीम में आपकी आएंगी। और उसके बाद मसाबत्ता क्लास, अयाबोंगा खाका और नानकुलेको मलाबा में से मलाबा तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। लेकिन बाकी जो दोनों पेसर्स हैं वो उतना बेहतर काम कभी कर नहीं पाई है, तो उनको थोड़ा सा प्रेफर करना मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है। तो जो 5 सेफेस्ट ऑप्शन मैंने बताए थे वो तो आपकी सीधे टीम में आ जाएंगी, लेकिन छठी बेहतर सबसे कोई ऑप्शन है तो निश्चित तौर पर या तो तजबिन बिट्स हैं या तो एंड्रिक डक्सन। मेरे हिसाब से एंड्रिक डक्सन ज्यादा सेफ रहेंगी अगर आप कोई छठा प्लेयर पिक करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो कि इस मैदान पर उनके आंकड़े अगर आप देखने आए तो ज्यादा एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स का है नहीं इस मैदान पर खेलने का। केवल एक मैच लॉरा वुल्फार्ट के लिए 33 रन है, क्लोई ट्रेवन एक मैच खेला, विकेट है नहीं, 23 रन बनाए थे नडाइन डी क्लर्क ने उस मैच में। बाकी अयाबोंगा खाका और मसाबलाता क्लास और साथ ही साथ मलाबा के एक एक मैच में कोई विकेट है नहीं। तो जो भी आपने हेड टू हेड के और वेन्यू के नंबर्स देखे, और जो आपको मैंने बताया कि न्यूजीलैंड की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम दिख तो काफी बराबर के टक्कर के रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के अपना होम कंडीशन है और उसी में अगर आप हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े में भी कंपेयर कर दें दोनों टीमों की तरफ से, तो स्ट्रेट अवे न्यूजीलैंड की टीम आगे निकल जाती है आज के इस मैच को जीतने के रास्ते में। बाकी वीकनेसेस को भी ध्यान दें अगर आप साउथ अफ्रीकन बैटर्स की, तो वो भी आपके सामने, जिसमें यहाँ पर लॉरा वुल्फार्ट की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ये भी फंसती हैं, और इवन सोफी डिवाइन और अमेलिया केरविन को दो बार काफी सस्ते में आउट कर चुके हैं 10 के एवरेज से रन देकर के। बाकी तजमीन बिट्स की बात करें तो ये भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जेस्केयर ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट किया है। बाकी सून लूस भी जेस्केयर पर और सोफी डिवाइन पर आउट होती रही हैं, काफी सस्ते में विकेटें देती रही हैं, और इन तीनों के ही नंबर्स आपने देखे पीछे हेड टू हेड के उतने अच्छे थे नहीं। बाकी डैन वान निका, एंड्रिक डक्सन और साथ ही साथ नडाइन डी क्लर्क के भी आंकड़े अगर आप देखने जाएं तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग प्लस अमेलिया केयर और उसी में सोफी डिवाइन को भी ऐड कर दो तो एक लीथल कॉम्बिनेशन इस टीम के खिलाफ बन जाता है। तो ओवरऑल यहां तक आते आते तो एक कंक्लूजन हमारा बन चुका है कि फेवरेट वो तो न्यूजीलैंड की ही टीम होगी, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, लेकिन टॉस इंपॉर्टेंट होगा ये बात भी क्लियर है। जिसमें वेदर का भी एक फैक्टर होगा, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं उसके जो सारे अपडेट्स होंगे कि टॉस के बाद कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको फाइनल टीम में दे दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिलेगा, तो जाइए क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।